Hey everyone, welcome to my YouTube channel Delightful Literature. I am Diksha. आज से हम 10th क्लास की द फर्स्ट फ्लाइट बुक को शुरू कर रहे हैं। लाइन वाइज चैप्टर्स भी करेंगे, पोम्स भी डिस्कस करेंगे। पोम डिस्कस करने का या चैप्टर डिस्कस करने का सबसे सही मेथड क्या रहेगा? अपनी बुक साथ में रखो, ठीक है। जो भी बुक का चैप्टर होगा बुक साथ में रखो। पहले 10th ग्रेड की कर रहे हैं, 9th की भी करेंगे, +1 और +2 सब एनसीईआरटी हम डिस्कस करेंगे लाइन वाइज। ओके, तो अब फर्स्ट जो हम पोम करने जा रहे हैं वो है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। कभी भी चैप्टर या पोम का नेम लिखना है तो वो उसका भी एक करेक्ट मेथड होता है, ठीक है, किस हिसाब से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो स्क्रीन में दिख रहा है ना, डस्ट ऑफ स्नो, डी कैपिटल दिख रहा है और स्नो का एस कैपिटल दिख रहा है, जबकि ऑफ का ओ स्मॉल लेटर्स में दिख रहा है। ओके, इसी हिसाब से ही हमें लिखने हैं। तुम कभी भी अपनी एनसीईआरटी बुक के आगे कंटेंट में देखोगे, जब भी चैप्टर्स का नेम है उनको ध्यान से देखो कि किस तरह से नेम लिखे हुए हैं, ठीक है। यही करेक्ट मेथड होता है। जो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं जैसे ऑफ एंड आर, इनको हम हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, बाकी सब हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, ठीक है। सबसे मेन बात ये है, कभी भी आंसर शुरू करना है, पोम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए तो फर्स्ट लाइन में हमें लिखना होता है ना, द पोम डस्ट ऑफ स्नो, सबसे पहले क्या लिखेंगे? इज रिटन बाय पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते हैं। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है हमारे पोएट, द फुल नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। तो आप ये जो इंपॉर्टेंट मैं चीजें बता रही हूँ अपने साथ नोटबुक रखो, या बुक तो रखनी है कंपलसरी, ठीक है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, और रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट बहुत ज्यादा रिनाउंड, बहुत ज्यादा फेमस पोएट हैं इंग्लिश लिटरेचर के, इसीलिए ही तो 10th ग्रेड में एनसीईआरटी ने इनको इंक्लूड किया आपके सिलेबस में, ठीक है। जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हैं, इनका बर्थ कब हुआ था? 26 मार्च 1874। ओके, ये भी याद रख सकते हैं आप। और इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज कि ये एक अकेले ऐसे राइटर हैं जिनको 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज, पुलित्जर एक लिटरेचर में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट अवार्ड है, ठीक है। जैसे नोबेल प्राइज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे ही पुलित्जर भी एक प्राइज है लिटरेचर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइज, ठीक है। और ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है अमेरिकन राइटर रहेंगे, ठीक है। अब देखो हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लिया, अब हम पोम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा जिस्ट दे देती हूँ, जिस्ट मीन थोड़ी सी समरी प्रोवाइड करती हूँ पोम में है क्या आखिर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक नॉर्मल सी लाइफ की सिचुएशन को इस पोम में शो किया है, ठीक है। कैसे एक पर्सन है, जो पर्सन पोएट खुद ही है, नरेटर वो पोएट खुद ही है, कि कैसे वो एक दिन बहुत ज्यादा मेलंकलिक मूड में थे। मेलंकलिक मतलब सैड मूड में थे, बट अचानक से नेचर ने कुछ ऐसा किया उनके साथ कि क्या हो गया, उनका जो वो सैड मूड था वो हैप्पी मूड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो वो हमें इस पोयम के थ्रू क्या बताना चाहते हैं कि नेचर जो है ना उसमें एक हीलिंग पावर है, ठीक है, जो कि हमें हमारे जो भी दुख होते हैं, हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, उनसे हमें उभरने में मदद करता है नेचर, ठीक है। तो ये इस पोम का मेन जिस्ट है, यही इसकी मोरल है। ओके, अब देखो, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, हम सिर्फ पोम ही नहीं डिस्कस करेंगे, साथ में जितनी भी पोएट्री डिवाइसेस है पोम्स में वो सब डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, जिस तरह से, ठीक है, वे क्या होगा, जिस तरह से क्रो ने मेरे ऊपर शुक डाउन गिरा दी, क्या गिरा दी? डस्ट ऑफ स्नो। देखो स्नो कभी भी डस्ट नहीं होती, स्नो क्या होते हैं? फ्लेक्स होते हैं, स्नो फ्लेक्स बोलते हैं वो जो बर्फ होती है, ठीक है। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, ठीक है। उसके ऊपर किसी ब्रांच में एक क्रो बैठा है, और नीचे ट्री के कौन बैठा हुआ है? हमारे पोएट बैठे हुए हैं, ठीक है। उनके ऊपर एक क्रो ने क्या किया? डस्ट ऑफ स्नो को घेर दिया, और आगे क्या हुआ फिर? हैज गिवन माई हार्ट, उससे क्या हो गया? जो डस्ट गिर गई उनके ऊपर, उन्होंने, उस डस्ट ने उनके हार्ट को क्या दे दिया? अ चेंज ऑफ मूड, उनका पूरा मूड ही चेंज कर दिया, ठीक है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड र्यूड। अब ये जो र्यूड वर्ड है, र्यूड मतलब र्यूंड, र्यूंड मतलब बर्बाद हो गया था। अब इससे ये पता लगता है कि पहले पोएट का जो मूड था वो बर्बाद हो रखा था, पहले पूरा दिन खराब चल रहा था, मूड भी खराब था उनका किसी ना किसी रीजन से, ठीक है। कोई भी रीजन हो सकता है, पर्सनल प्रोफेशनल, बट जब ये पोएट के ऊपर इस क्रो ने डस्ट गिराई,
स्नो के, ठीक है, स्नोफ्लेक्स गिरे तो क्या हो गया, उनके मूड में चेंज आ गया, सडन चेंज आ गया। ओके, तो ये था पोम में जो भी बताया हुआ है हमें पोएट ने, एक नॉर्मल सी लाइफ की सिचुएशन है। अब देखो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, पोएट्री डिवाइसेस देख लेते हैं, ठीक है। राइम स्कीम क्या है इस पोम की, क्रो स्नो, आपस में राइम कर रहे हैं ना क्रो एंड स्नो, तो हम इनको ए से शुरू करते हैं जब भी राइम स्कीम देनी होती है हमें। और मी, क्रो और मी आपस में डिफरेंट है ना, तो ए के बाद बी आ गया मी के लिए। फिर क्रो और स्नो आपस में राइम कर रहे हैं तो ए, मी और ट्री आपस में राइम कर रहे हैं तो बी, ए बी, ठीक है। अब ये हार्ट ट साउंड आ रहा है, ये किसी ऊपर वाले में से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा ना मैच, तो इसे हम सी दे देंगे। मूड, ड साउंड भी नहीं कर रहा किसी से मैच, सी डी। और हार्ट और पार्ट तो कर रहा है आपस में, और मूड और रूड, रूड भी उन्होंने इसलिए दिया है ताकि वर्ड को थोड़ा सा चेंज किया, ताकि क्या हो जाए, रूड की जगह रूड क्यों किया, थोड़ा सा राइम स्कीम बन सके इसकी, ठीक है। इसकी राइम स्कीम क्या होगी, अगर ये आ गया क्वेश्चन सीधा, एक्सट्रैक्ट आते हैं ना पोम में से, क्वेश्चन आ गया राइट द राइम स्कीम ऑफ द पोम डस्ट ऑफ स्नो, तो तुम क्या लिखोगे, ए बी सी डी, ठीक है। अगर एक वही फर्स्ट वाला पैराग्राफ आया हुआ है क्वेश्चन में सपोज, तो तुम लिखोगे राइम स्कीम इज ए बी। सेकंड वाला पैराग्राफ आया हुआ है तो भी अगर सिर्फ सेकंड वाला हुआ है तो तुम्हें यहीं से ही शुरू करना है, हार्ट मूड, तो ये ए बी बन जाएगा, ये भी, ये ध्यान रखना बात। अगर ओवरऑल पोम की स्कीम पूछ ली, राइम स्कीम ए बी सी डी ये बनेगी। ओके, अब हम शुरू से देखते हैं, इसके बाद क्या है इसमें, मेन पोएट्री डिवाइस। सेकंड पोएट्री डिवाइस जो मेन है वो है सिंबोलिज्म, ठीक है। सिंबोलिज्म, अब देखो किस किस सिंबोलिज्म, मतलब कौन कौन से सिंबल का यूज किया है पोएट ने इसमें, ठीक है, ये देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे देखो क्रो है, हेमलॉक ट्री है और डस्ट ऑफ स्नो है, तीन सिंबल्स का यूज किया है। क्रो किसको सिंबलाइज करता है, अब देखो क्रो जो है एक इनऑस्पिशियस या बैड ओमन माना जाता है, ठीक है। क्रो को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, ना तो उसकी कोई वॉइस ही मेलोडियस है, कोयल की तरह इतना मधुर तो वो गाता नहीं है, बोलता नहीं है कि उसको पसंद किया जाए। तो क्रो एक ऐसा वर्ड है जिसको लोग यूजुअली पसंद नहीं करते, ठीक है। और सेकेंडली हेमलॉक ट्री लिया है पोएट ने, वो कोई भी अच्छा ट्री ले सकता था, है ना, जिसकी इंपॉर्टेंस है नेचर में, जो हमारे काम आता है किसी, बट हेमलॉक ट्री क्यों उसने चूज किया, पॉइजनस ट्री है जो कि, हेमलॉक ट्री इसलिए चूज किया, ये बताने के लिए अगर नेचर में कोई चीज है ना उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, चाहे वो हमारे लिए लग रहा है हमें कोई काम करनी है लेकिन फिर भी उसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन तो देते हैं सब ट्रीज। ओके, तो हेमलॉक ट्री सिंबल है, क्रो सिंबल है, ठीक है। क्रो सिंबल है किसका, बैड ओमन का। हेमलॉक ट्री भी किसी का सिंबल है, इनऑस्पिशियस ही है ये भी, ठीक है। ये वर्ड जो मैं बता रही हूँ, बैड ओमन, इनऑस्पिशियस, ये तुम लिख लो इन्हीं के साथ, कि अगर आ गया पेपर में कि बताओ ये क्रो किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बैड ओमन, ठीक है। और अब देखो आगे, देखो क्या पोएट्री डिवाइस लग रही है, फर्स्ट वाले पैराग्राफ में ही देख रहे हैं अभी हम पोएट्री डिवाइस, ठीक है। क्रो के बाद सीधा कहीं पे भी कोई पॉज नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई भी कोमा का यूज नहीं है, इसका मतलब है सीधा ये जो फॉर्म है ना ये चलती जा रही, सिर्फ यहाँ पे डॉट लगानी रहेगी, रूट के बाद एक डॉट है, ठीक है। ये पूरा फॉर्म लास्ट में खत्म हो रही है रूट के बाद, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी पोएट्री डिवाइस हो गई हमारी, जब बिना किसी पंचुएशन मार्क के, बिना किसी स्टॉप के ये पोम आगे चलती जा रही है। कई ऐसी पोम्स आएंगे सिलेबस में जिसमें सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ में या 2-3 लाइन्स ही ऐसी होंगी जो कंटिन्यूअस चल रही होंगी, उसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा, बट इस पोम में लास्ट तक ही कंटिन्यूटी चल रही है और लास्ट में है फुल स्टॉप। ये वाली पोएट्री डिवाइस को हम बोलते हैं एनजैम्बमेंट, ठीक है। स्पेलिंग भी याद रखनी है आपने, ENJAMBMENT, ठीक है। कौन सी पोएट्री डिवाइस होगी, एनजैम्बमेंट। व्हेन द लाइन्स आर used by a poet in the poem is without any punctuation mark or pause, ठीक है, without any full stop, pause or comma, this poetry device is called enjambment। नेक्स्ट पोएट्री डिवाइस हम देखते हैं इसमें, फोर्थ पोएट्री डिवाइस। फोर्थ पोएट्री डिवाइस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन इज इन्वर्जन, ठीक है। इस पोएट्री डिवाइस को हम बोलते हैं
इन्वर्जन, ये भी फर्स्ट पैराग्राफ में ही है, ठीक है। इन्वर्जन का मतलब है जो हमारा ये इंग्लिश लिटरेचर है इसमें हमारा किस तरह से सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है, सब्जेक्ट, ठीक है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। बट इन्वर्जन का मतलब है इन्वर्ट हो गया, ऑब्जेक्ट आगे चला गया, वर्ब पीछे चली गई, ठीक है, इस टाइप से। या सब्जेक्ट पीछे चला गया, ऑब्जेक्ट आगे आगे, इन्वर्ट कर दिया, पूरा सेंटेंस की फॉर्मेशन ही चेंज कर दी। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ये बिल्कुल सेंटेंस इन्वर्ट किए हुए है, ठीक है। ऐसे आना था ना, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री अ क्रो शुक डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन मी, सिंपल सेंटेंस तो ये बनना था। बट पोएट ने पूरा इन्वर्जन पोएटिक डिवाइस का यूज करके इसको राइम देने की कोशिश की है, ताकि ये अच्छे से राइमिंग वाली पोम हो सके, ठीक है। कोई कोई पोम ऐसी भी होती है जो फ्री वर्ड्स की होती है, जिसमें कोई राइम का यूज नहीं होता, ठीक है। तो ये पोएटिक डिवाइस थी इन्वर्जन। इनको अंडरलाइन करके ना लाइंस को, जैसे ये पूरा ये लाइंस पूरी इन्वर्जन का एग्जाम्पल है, ये पैराग्राफ आ जाएगा पेपर में, पूछ लेंगे किस चीज का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये पोएटिक डिवाइस हो गई हमारी इन्वर्जन। नेक्स्ट एंड फिफ्थ पोएटिक डिवाइस हमारी है मेटाफर, ठीक है। अब देखो मेटाफर भी एक पोएटिक डिवाइस है इंपॉर्टेंट। मेटाफर का मतलब क्या होता है, दो बिल्कुल डिफरेंट चीजों को क्या करा जाए, कंपेयर किया जाए, ठीक है। METAPHOR, ठीक है। मेटाफर, मेटाफर में क्या होता है, दो टोटली ऑपोजिट चीजों को आपस में कंपेयर किया जाए, उसको क्या बोलते हैं, मेटाफर। फॉर एग्जाम्पल मेटाफर का यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या चीज है मेटाफर को शो करी, डस्ट, डस्ट ऑफ स्नो। मैंने बताया था ना, स्नो की डस्ट नहीं होती, स्नो के फ्लेक्स होते हैं। बट यहाँ पे क्या यूज कर दिया है, किस चीज का यूज कर दिया, स्नो, डस्ट बताने के लिए, ये डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। हाइलाइटर यूज कर लिया मैंने पेन की जगह, आगे समझ, ये डस्ट है जो, ठीक है। अब देखो ये डस्ट ऑफ स्नो को हम क्या है, ये मेटाफर है। और मेटाफर और एक और पोएटिक डिवाइस होती है हमारी, वो होती है सिमिली, ठीक है। सिमिली का मतलब होता है सिमिल, सिमिली और मेटाफर दोनों में ही दो डिफरेंट चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए। अगर मैंने बोला शी इज लाइक अ ब्यूटीफुल रोज, लाइक का यूज कर लिया उसको रोज से कंपेयर करने के लिए, वो बिल्कुल अलग चीज है, ह्यूमन बीइंग है, और रोज क्या है, एक फ्लावर है, दोनों आपस में डिफरेंट चीजें, बट आपस में कंपेयर कर रहे हैं कि वो कैसी है, रोज की तरह, ठीक है। शी इज लाइक अ रोज, लाइक का यूज करके कंपेयर किया है। लाइक और एज का यूज करके अगर कंपेयर किया दो अलग अलग चीजों को, तो वो क्या हो जाएगी, सिमिली। अगर लाइक और एज का यूज किए बगैर मैंने बोल दिया शी इज अ रोज, ऐसे बोल दिया, तो वो क्या हो गया, हमारा मेटाफर, ठीक है। अब देखो डस्ट ऑफ स्नो के लिए कोई भी वो नहीं लिखा हुआ ना यहाँ पे, ना लाइक ना एज, तो ये कौन सी पोएट्री डिवाइस हो गई हमारी, मेटाफर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पोएट्री डिवाइस है हमारी कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस के साथ ही एक और पोएट्री डिवाइस होती है, वो होती है एसोनेंस, ठीक है। कॉन्सोनेंस और एसोनेंस, एसोनेंस किसका यूज होता है, जब हमारे वाउल साउंड होते हैं ना, वाउल साउंड अगर यूज हुआ है तो वो आपस में, जैसे फॉर एग्जांपल एक साथ आगे, ई एक साथ आगे, तो ये क्या हो जाती है, एसोनेंस। अब यहाँ पे देखो कॉन्सोनेंस कहाँ पे है, फर्स्ट वाले पैराग्राफ में देखो कहीं पे दिख रहा है कॉन्सोनेंस, नहीं है। सेकंड वाले पैराग्राफ में आओ, अब हैज गिवन माई हार्ट, ह साउंड आ रहा है ना, ह और ह, ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंस। अब आप बोलोगे एक और पोएट्री डिवाइस है एलिट्रेशन, ठीक है, उसमें भी ऐसे होता है, सेम साउंड होता है, वो भी कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। AEIOU वाले ही नहीं होते वाउल साउंड, वाउल साउंड इनके अलावा भी होते हैं कई। एक वीडियो है वो जाके देख लेना अगर इस चीज में कंफ्यूजन है कि वाउल साउंड कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखो ह और ह ये दोनों आपस में देखो थोड़े थोड़े दूर है ना, पास में तो नहीं है बिल्कुल। अगर एडजेसेंट हो तो एलिट्रेशन होता है, अगर दूर दूर हो तो क्या होता है, कॉन्सोनेंस। लेकिन अगर आपके पेपर में कॉन्सोनेंस ही ना दिया हो ऑप्शन में, फिर इसको एलिट्रेशन भी कराना, ठीक है। लेकिन ये मेनली कॉन्सोनेंस है, ठीक है ना, ह। और देखो अब सेव्ड और सम, स, अब ये दोनों तो आपस में पास पास हैं, स और स ये दोनों क्या हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया, एलिट्रेशन का, ठीक है। नेक्स्ट पोएट्री डिवाइस एलिट्रेशन,
इनको हमें लर्न करना है अच्छे से, ठीक है। ए एलिट्रेशन एंड कॉन्सोनेंस। एक चैनल पे पूरी की पूरी प्ले लिस्ट है, ठीक है, पोएट्री डिवाइसेस की, एक बार वो जाके देख लेना। सारी पोएट्री डिवाइसेस बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पोएट्री डिवाइस है हमारी एक और जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है साइनेकडोश। साइनेकडोश एक ऐसी पोएट्री डिवाइस है, बहुत डिफरेंट सी एलिट्रेशन होगी, सिमिली होगी, ये तो सुना ही होगा आपने, बट साइनेकडोश अलग सी पोएट्री डिवाइस है। और ऐसी जो डिफरेंट सी एग्जामिनर को क्या लगता है, इसी से ही हमने पूछा जाए, है ना, क्वेश्चंस। तो कोई भी ऐसे हो ना कि आपको आए ना, सब कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है। साइनेकडोश स्पेलिंग देख लेना, ये ध्यान से याद रख लेना, ठीक है। साइनेकडोश का मतलब होता है जब एक स्मॉल पार्ट को एक एज अ होल यूज किया जाए, रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट को, इसमें साइनेकडोश का एग्जाम्पल क्या है हमारा, हार्ट, ठीक है, HEART यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये साइनेकडोश का एग्जाम्पल है। जो ये हार्ट का यूज किया डस्ट ऑफ स्नो में, वो सिर्फ उसके दिल के लिए नहीं किया, ये किसके लिए किया, उसके ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए, उसके ओवरऑल मूड के लिए हार्ट वर्ड का यूज किया है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हार्ट एक छोटा सा वर्ड है एक, लेकिन हार्ट से हमें क्या पता लग रहा है, पूरा आइडिया पता लग रहा है पोम का, कि उससे हार्ट मतलब उसका मूड चेंज हो गया, उसके इमोशंस चेंज हो गए, पहले सैड इमोशन थे, ग्लूमी था वो, ग्लूमी भी मतलब सैड था, अब क्या हो गया, वो हैप्पी हो गया उसका मूड, ठीक है। तो ये हार्ट किसका एग्जाम्पल है, साइनेकडोश का, ठीक है। तो हमने अभी तक कर लिए टोटल 7 पोएट्री डिवाइसेस, ठीक है। यही सबसे ज्यादा मेन है, यही है इस पोम में, इसके अलावा कोई पोएट्री डिवाइसेस हैं भी नहीं, ठीक है। तो ये थी हमारी पोम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ऐसे ही हम एक एक पोम को अच्छे से डिस्कस करेंगे पोएट्री डिवाइसेस के साथ, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके बता देना, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन, ओके। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर 10th ग्रेड में हो तो आपके काफ़ी काम आने वाली है ये वीडियोस, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।